हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज जैसा कि हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं एट 28 दिसंबर से। तो हम 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे और ये बात मैं क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि ये एग्जाम मैंने खुद ने दिया है। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस और मैं आपको वही पैटर्न बताऊंगा जो एग्जाम में आ रहा है और आपको उसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि 100% जो पैटर्न होगा वो यही होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी है वो थोड़ा बल्क में है और आप अपनी जॉब के लिए, ये एक आपकी जॉब के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसके लिए जरूर अच्छे से मेहनत करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं एंड प्लीज आप अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं, मैं आपको अपना एडमिट कार्ड बताना चाहता हूं। क्यों मैं आपको अपना एडमिट कार्ड बता रहा हूं? ताकि आपको इससे विश्वास हो जाए कि मैंने वाकई में ये एग्जाम दिया है। तो ये मेरा नाम है तरुण दादीच, आप देख सकते हैं, और ये मेरा फोटो है। इसके अलावा मैंने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर हाइड कर दिया है ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ एग्जाम है वो 28 दिसंबर यहां दे रखा है और शिफ्ट फर्स्ट थी। और इसके अलावा जो मेरा एग्जाम था, एग्जाम सेंटर वो जयपुर था, जो मैंने आरआरबी अजमेर से अप्लाई किया था। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एडमिट कार्ड है जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि मैंने ये एग्जाम दिया है। साथ ही 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। तो अधिकतर आप देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इनको करना होता है, तो ये अधिकतर जो पैटर्न होता है वो सेम ही रखते हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा परेशानी ना हो और नॉर्मलाइजेशन में इनको भी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो ऑलमोस्ट ये पैटर्न हमेशा सेम ही रखते हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो एग्जाम था वो पुराने मेथड पर ही था, जैसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होते थे वैसे ही था। मतलब पहले मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है, फिर जीके का क्वेश्चन आ रहा है, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है। तो एकदम जो पैटर्न था वो ऑलमोस्ट सेम ही था। लेकिन हम बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए थे। तो पहले बात करते हैं हम सबसे पहले मैथमेटिक्स। देखो फ्रेंड्स, मैं अपनी मेमोरी के बेस पर बता रहा हूं और आपको 100% सही बता रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि आपको इनका प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। इसका कहने का मतलब है अर्थमेटिक जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि बॉड मास से रिलेटेड होते हैं, वो 5 क्वेश्चन थे वहां पर, जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस थे, वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा थ्योरी सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चंस थे। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि थ्योरी सिंप्लीफिकेशन से मतलब है कि जैसे किसी की सैलरी इतनी है, उसका उतना भाग उसमें खर्च हो चुका है, उतना भाग उसमें खर्च हो चुका है, तो बचत कितना रहा। इस प्रकार से जो थ्योरी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस थे वो 3 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा एचसीएफ एंड एलसीएम के 2 क्वेश्चंस थे, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर, उस पर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस थे वो दोनों क्वेश्चन। जहां पर एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी था कि 2 संख्याओं का योग यह है, तो एचसीएफ ये एलसीएम है, तो वो संख्याएं क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एलजेब्रा के 3 क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन एलजेब्रा फॉर्मूला जो होते हैं a+b के ऑल क्यूब स्क्वायर, इन पर बेस्ड क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एलजेब्रा का भी रेशियो का क्वेश्चन था, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। परसेंटेज के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इजी थे, 2 क्वेश्चंस थे वहां पर। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट थे उन पर भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सरल ब्याज का जो क्वेश्चन था वो एकदम फॉर्मूला बेस्ड था, और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था वो भी ऐसा था कि पहले सिंपल इंटरेस्ट से आपको रेट निकालना है और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में पुट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस, इस पर भी 2 क्वेश्चंस थे और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे। इसके अलावा टाइम वर्क का जो था वो एक्स वाई वाई जेड और एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स ने मिलके काम किया, साथ मिलके काम किया, तो कितना काम किया उस पर क्वेश्चन था फ्रेंड। एक ही क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके अलावा स्पीड टाइम डिस्टेंस पर भी एक ही क्वेश्चन था। ज्योमेट्री का क्वेश्चन फ्रेंड मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन था भी या नहीं था, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा एक ही क्वेश्चन होगा। इसके अलावा मुझे ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं दिखा था, लेकिन फिर भी अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा एक ही क्वेश्चन होगा। इतना मैंने अपनी मेमोरी में याद करने की कोशिश की है, इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाने में 2 दिन लग गए हैं फ्रेंड्स। तो मैं जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छे से आपको बता रहा हूं कि वो यही क्वेश्चन वहां पर आ रहे हैं। एरिया के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक तो आयत का क्षेत्रफल से रिलेटेड था, परिमाप दिया हुआ था, उससे लेंथ और लंबाई और चौड़ाई आपको निकाल के क्षेत्रफल निकालना था। इसके अलावा सिलेंडर का
जो क्षेत्रफल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इसके अलावा स्टैटिक्स का जो क्वेश्चन था फ्रेंड वो एक ही क्वेश्चन था और वो थ्योरी बेस्ड था कि औसत मान क्या होता है, तो वो माध्य होता है। इतना सा क्वेश्चन था फ्रेंड। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे वो सिंपल क्वेश्चंस थे, दो तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, मतलब एंगल से रिलेटेड की, और जो एक क्वेश्चन था वो लाल बट्टा कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पर था। तो अगर आपको ये याद है तो इजीली कर लेंगे। इसके अलावा हाइट डिस्टेंस से मुझे कोई क्वेश्चन वहां नहीं दिखा, अगर होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहां तक मेरी मेमोरी से मैंने याद किया है वहां हाई डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन नहीं था। ट्रेन का भी एक ही क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स ये मैथमेटिक्स के पैटर्न के क्वेश्चंस थे। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप बिना पढ़े भी जाएंगे, तो मुझे लगता है कि अगर आपको फॉर्मूले भी याद है अच्छे से तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि 90 मिनट है 100 क्वेश्चंस के लिए, तो टाइम भी आपको इनफ मिलेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग के वहां पर 3 क्वेश्चंस थे। जैसे कि मैं बता देता हूं कोडिंग डिकोडिंग से मतलब क्या था कि जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं ए से जेड तक हम लिखते हैं, जिनको 1 से 26 तक नंबरिंग करते हैं, उससे रिलेटेड वहां पर 3 क्वेश्चंस थे। ऑड वन आउट के लगभग 4 क्वेश्चंस थे। जैसा कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, कुछ इस तरीके से था, मार्कर, चौक, पेन और पुस्तक। तो पुस्तक जिसमें अलग है, तो इस तरीके से आपको ऑड वन आउट अलग करना था। सिटिंग अरेंजमेंट के वहां पर 3 क्वेश्चंस थे, जिसमें 2 क्वेश्चंस तो एक ही लाइन में बिठाने थे जिनका उत्तर की ओर मुंह था। इसके अलावा एक ऑक्टागोनल में बिठाना था, मतलब कि अष्टभुज जिसको बोला जाता है, उसका एक क्वेश्चन था। ये तीनों क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे। पजल वहां पर मुझे नजर नहीं आई। इसके अलावा डायरेक्शन के 2 क्वेश्चंस थे। डायरेक्शन का एक क्वेश्चन तो ये था कि दिशा बताते जाएंगे और उसका वो मेजरमेंट दिया हुआ था, फिर वो पूछते हैं लास्ट में कि ये किस दिशा में है। और इसके अलावा डायरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था। ब्लड रिलेशन का भी सिंपल क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था फ्रेंड। इसके अलावा सीरीज के 2 क्वेश्चंस थे, सिंपल सीरीज के क्वेश्चंस थे 2। इसके अलावा एनालॉगीज जो कि मतलब कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है, तो थर्ड फोर्थ से किस तरीके से रिलेटेड होगा, इस तरीके के 3 क्वेश्चंस थे वहां पर। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई मोहन ऊपर से 14वें नंबर पे और पीछे से राधा 9 नंबर पे, और अगर ये दोनों स्थान बदल लेते हैं तो किस तरीके से उसमें कितने टोटल होंगे, तो x + y - 1 आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक क्वेश्चन था। इसके अलावा अल्फाबेटिकली और लेटर्स, स्पेशल सिंबल्स, इनको मिला के इनमें वर्ण हटाने पर कौन सी रैंकिंग आएगी, इस तरीके का एक क्वेश्चन था। काउंटिंग फिगर में ट्राइंगल का एक क्वेश्चन था, जिसमें आपको ट्राइंगल काउंट करने थे। इसके अलावा मिसिंग नंबर इन डायग्राम, मैं आपको बताता हूं जो मिसिंग नंबर मतलब जो डायग्राम होते हैं जिनमें पैटर्न होता है, एक पैटर्न फॉलो करते हैं, उस तरीके के 2 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। इसके अलावा स्पेल कंप्लीट फ्रॉम वर्ड, मतलब ये इस तरीके का क्वेश्चन था। मैं आपको बताता हूं कि जैसे अम्ब्रेला क्वेश्चन दे रखा है, अम्ब्रेला की एक वर्ड दे रखा है, तो 4 वर्ड वो अलग से देंगे कि इनमें से कौन कौन सा वर्ड उससे बन रहा है या नहीं बन रहा है। इस तरीके के 3 क्वेश्चंस थे, बहुत इजी। इसके अलावा लेटर सीक्वेंस का एक क्वेश्चन था, इस तरीके से हमको लेटर सीक्वेंस पूरा करना था, इस तरीके का एक क्वेश्चन था। तो ये टोटल फ्रेंड्स 29 क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस एक आध क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है और हो सकता है इनमें भी प्लस माइनस हो, लेकिन जो ऑलमोस्ट पैटर्न था वो यही था और क्वेश्चंस बहुत इजी थे। अगर आप बिना पढ़े भी जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप अगर मतलब अच्छी रीजनिंग में अच्छी नॉलेज रखते हैं और बिना प्रैक्टिस के भी अगर जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं। फ्रेंड्स मैंने 2 दिन का टाइम लिया और लगभग 32 क्वेश्चंस मेमोराइज किए, और मैं फ्रेंड्स आपको वही क्वेश्चंस बता रहा हूं जो एग्जाम में आए। मैं बाकी वेबसाइट, बाकी यूट्यूब चैनल की तरफ फर्जी क्वेश्चंस आपको नहीं बता रहा हूं, मैं वही क्वेश्चंस बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि ये एग्जाम मैंने खुद ने दिया है, इसलिए मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं। तो गोबी डेजर्ट कहां पर है? एशिया में। इसका एक क्वेश्चन आया था। द राइटर ऑफ राजतरंगिणी, इसको कलहण ने लिखा है, इस पर एक क्वेश्चन आया था। 55th ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसको अक्रहम अच्युतनान नंबर 3 पर एक क्वेश्चन था। इसके अलावा कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक क्वेश्चन था जो कि तमिलनाडु में है। सुकन्या समृद्धि योजना फॉर द गर्ल चाइल्ड प्रॉफिट के लिए जो एक छोटा अमाउंट उनके लिए इकट्ठा किया जाता है, उस पर बेस्ड है ये। 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स पे क्वेश्चन इस तरीका था कि जो 7 सिस्टर्स है उनमें से ही बताना था कि कौन सा इसमें नहीं आता है, तो वो सिक्किम था। जो नहीं आता है, माउंटेन पास बिटवीन जम्मू एंड लेह, वो है बनिहाल पास।
और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1556 में हुई थी। फ्रेंड्स याद रखना ईयर पर और युद्ध पर एक क्वेश्चन 100% आएगा। मैक्सिमम लोकसभा सीट जो है 552, इस पर एक क्वेश्चन था। वंदे भारत जो ट्रेन है वो कहां से कहां तक चलती है, वो दिल्ली से वाराणसी चलती है। तो फ्रेंड्स इस पर एक क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स आप ये याद रखना कि इसी पैटर्न से क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है आपको सारे डेजर्ट्स पढ़ना चाहिए, अवार्ड्स रिलेटेड पढ़ना चाहिए, बुक्स किसने लिखी है वो पढ़ना चाहिए, और वो भी देख लेना चाहिए कि मोस्ट कौन से, उन पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। प्लांट के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, इसके अलावा जो दर्रे हैं उनके बारे में, पासेस उनके बारे में पढ़ना चाहिए। मैप को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, युद्ध आप पूरे पढ़ लीजिए, पॉलिटिक्स की जो सीट्स वगैरह हैं, जो भी सिंपल पॉलिटिक्स के नोट्स है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ था। ये 1986 में लागू हुआ था। इस पर एक क्वेश्चन आया था। कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर्स कहां पर, ये द हैग में, मतलब कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उन पर एक क्वेश्चन आया। चित्रपट्टा आर्ट, जितनी भी आर्ट है आप उनके बारे में पढ़ लीजिए, ये उड़ीसा में है। इसका ये क्वेश्चन आया था। द मास ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ इज 60 kg, फाइंड इट्स वेट ऑन द मून। 1/6 होता है इसका, तो लगभग 10 kg होगा। तो फ्रेंड्स आप इसको भी याद रखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा मर्ज, जो कि विजया बैंक एंड देना बैंक से मर्ज हुआ है। तो फ्रेंड मर्जर पर एक क्वेश्चन आ सकता है। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स सीपीयू कहलाता है। उबंटू जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूआरएल इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसर्च लॉकेटर। इसके अलावा खेलो इंडिया 2020 है वो गुवाहाटी में हुआ था। और सबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड केरला, ये केरल में है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि है नीलम संजीव रेड्डी। इसके अलावा इज द स्टेट हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज गुजरात। तो फ्रेंड्स जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा इजी थे, मतलब आप बिना पढ़े भी जाएंगे तो मुझे लगता है आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके अलावा जो करंट के क्वेश्चंस थे वो भी बहुत ज्यादा इजी थे। और आप जानते हैं तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपको हेडक्वार्टर्स पढ़ लेना चाहिए, आर्ट्स जितनी है उनको पढ़ लेना चाहिए, अधिनियम्स जितने हैं उनको पढ़ लीजिए आप, साथ के साथ जो मर्ज हुए बैंक वो सारे पढ़ लीजिए। इसके अलावा जितने भी खेल जो आने वाले या हुए हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। तो टेम्पल्स के बारे में पढ़ लीजिए, रिवर्स के बारे में पढ़ लीजिए। ये बहुत मोस्ट ही आपको पढ़ना है। एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है फ्रेंड, क्योंकि पैटर्न ऑलमोस्ट यही फॉलो होगा, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन अगर अच्छे से करना है तो। इसके अलावा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। तो जितने भी समाज है जिनके संस्थापक है उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। तो फ्रेंड्स हो सकता है सिख समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप पढ़े। दिल्ली में कौन सा फोर्ट नहीं है? तो इसका क्वेश्चन था कि ऑप्शन दिए हुए थे लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट और इसके अलावा बुलंद दरवाजा। तो इसका आंसर था बुलंद दरवाजा। बिम्स्टेक मेंबर नहीं है इसका क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन दिए हुए थे फ्रेंड्स भूटान, नेपाल, भारत और मालदीव। इसका आंसर जो था वो मालदीव था। सहजीवी है फ्यूनेरिया, इस पे ये जनरल साइंस का क्वेश्चन था फ्रेंड। सेरिकल्चर रिलेटेड है, इसका आंसर आएगा रेशम। पिनाका पे क्वेश्चन आया था फ्रेंड, जो कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसके अलावा आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? शिमला है। किसी भी रिसर्च केंद्र के बारे में पूछा जा सकता है फ्रेंड। चेचक एक विषाणु है, तो विषाणु और जीवाणु रिलेटेड बीमारियों के बारे में पूछा जा सकता है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, पराग्वे एंड बोलिविया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था फ्रेंड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस थे वो ये लगभग 32 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया 40 में से, तो ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, मैं 100% कह रहा हूं, मुझे 2 दिन लगे इनको सोचने में और ये क्वेश्चंस आए थे, मैंने एग्जाम दिया और मैं 100% आपको सही एनालिसिस दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स ओवरऑल एनालिसिस में आपको ये देना चाहूंगा कि फ्रेंड्स अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं और अगर आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग जो कि 60 क्वेश्चन है, अगर आपका वो बहुत अच्छा है तो आपको वो पूरे में से पूरे राइट करना चाहिए या 58 तक राइट करना चाहिए, ताकि आप उसको ज्यादा से ज्यादा टारगेट करें, ताकि आप 40 में से अगर जनरल अवेयरनेस को नहीं कर पा रहे और एवरेज 20 मार्क्स भी अगर आप लेकर आते हैं तो आप 100% सेलेक्ट होंगे। इसके अलावा अगर आपका जनरल अवेयरनेस जो कि 40 क्वेश्चंस आएंगे, अगर वो अच्छा है, अगर आप मैं बताता हूं जनरल अवेयरनेस जिस भी बंदे ने पढ़ा है, जो जीके का पार्ट है, जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, जिस भी बंदे ने इसके लिए मेहनत की है वो आराम से 40 में से 35 मार्क्स ला सकता है और एवरेज यहां पर भी वो 40 मार्क्स ला सकता है।
अगर ये ज्यादा अच्छा है और ये एवरेज है तब भी वो यहां 40 मार्क्स ला सकता है, इस हिसाब से वो भी 70 क्रॉस कर सकता है। तो फ्रेंड्स जो भी पार्ट आपका अच्छा है वो आपको टारगेट करना चाहिए। इसके अलावा जो एवरेज जो अटेम्प्ट है वो लगभग बच्चों ने 80 से 90 के बीच में किया है। और मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स कि क्या होगा कि जो जो फेज आते जाएंगे, क्वेश्चंस आउट होंगे, पैटर्न आउट होंगे, तो ये बच्चे जो है 90 के ऊपर भी अटेम्प्ट करने लग जाएंगे। हो सकता है 96, 97 तक अटेम्प्ट होने लग जाएगा बच्चों का। लेकिन अभी जो 28 दिसंबर की जो शिफ्ट थी उसमें लगभग 80 से 90 के बीच में एवरेज अटेम्प्ट रहा है बच्चों का। और जो जो फेज बढ़ेंगे ये अटेम्प्ट बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आउट होते जाएंगे और पैटर्न आउट होते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगा फ्रेंड, एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप मॉक टेस्ट भी दीजिए। मॉक टेस्ट से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, उससे भी आपको एक पैटर्न पता लगेगा, उससे भी आपकी एक प्रैक्टिस होगी। तो आपको जरूर मॉक टेस्ट देना चाहिए। और इसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस को भी रीड करना चाहिए ताकि वो आपको सपोर्ट कर सके। और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी जो भी फेज आ रहा है उसमें आपका एग्जाम हो जाए, क्योंकि उससे ज्यादा फायदा आपको होगा। क्योंकि जितना लेट आपका एग्जाम होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आउट होते जाएंगे, पैटर्न्स आउट होते जाएंगे। और जो भी शिफ्ट में जो टॉपर होगा वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आएगा। इससे आपके जो कट ऑफ है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो मेरा ओवरऑल कट ऑफ होगा, मेरा ऐसा मानना है जो ओवरऑल कट ऑफ होगा वो 75 प्लस होगा। जनरल का 75 प्लस इसलिए होगा क्योंकि वैसे तो 2019 में ये एग्जाम फील करा था और 2020 में ये एग्जाम हो रहा है। तो बहुत सारे क्रीम बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। वो बहुत से एसएससी के थ्रू जा चुके हैं, बहुत से JEN वगैरह में जा चुके हैं, बहुत से LDC का एक एग्जाम हुआ था उसमें जा चुके हैं, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट बैंक सेक्टर्स में जा चुके हैं। तो बहुत सारे जो क्रीम बच्चे हैं वो जा चुके हैं, तो मतलब वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हल्का सा तो कंपटीशन में कम होगा उनको लेके। दूसरी बात, एग्जाम इतना लेट है तो बहुत सारे बच्चे अपनी आशाएं भी छोड़ चुके हैं। तो जो बच्चा भी अभी तक लगा होगा, अगर वो ओवरऑल अच्छे से अटेम्प्ट करके आता है तो मुझे लगता है कि वो इस एग्जाम को क्लियर करेगा और जो ओवरऑल कट ऑफ होगा वो 75 प्लस होगा। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, एंड भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम हो और बहुत ही अच्छा एग्जाम हो। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट, एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। हमारी वीडियोस जरूर देखें फ्रेंड्स। मैं क्षमा चाहता हूं कि कुछ समय से मैं वीडियोस और अपना जो मेरा फेसबुक जो एवरीथिंग फॉर एग्जाम जो ग्रुप चल रहा है, आप उसको भी जाके देखिए। फेसबुक ग्रुप जो है मैंने डिस्कशन जो बॉक्स है उसमें दे रखा है लिंक, उस लिंक पर जाके आप क्लिक कीजिए और जो फेसबुक जो मेरा ग्रुप है उस पर जाकर देखिए। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत जोरदार कंटेंट मिलेगा। आप जब उस कंटेंट को देखेंगे तो आपको लगेगा एग्जाम में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। मैंने उसके लिए बिना स्वार्थ के मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया है। मेरा सिर्फ मोटिव यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के सामने रख सकूं और आप मेरे चैनल को अप्रिशिएट कर सके और मैं अपने जो भी मेहनत कर रहा हूं उसमें और ज़्यादा सुधार कर सकूं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।